जय हिंद दोस्तों। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो 1972 में हुई थी। हालांकि अभी ये जो अंतरिक्ष से संबंधित को अगर कोई अथी है तो वो है इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था। तो गंग वंश के शासकों ने ही बनवाया था। हालांकि गंग वंश में कौन सा शासक था। तो अनंत वर्मन चोड़ गंग जो था उसी शासक ने बनवाया हुआ था। ये उड़ीसा में पड़ता है जगन्नाथ मंदिर को। वैष्णव धर्म इससे संबंधित है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और वैसे ही जैसे उधर ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जाना जाती है। और ये जब दोनों जमुना और पद्मा आपस में जाकर मिलती है तो उसके बाद वह मेघना का हो जाता है और मेघना के रूप में ही जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हालांकि जो गंगा नदी है जो ये पद्मा के जो नाम से जाती है तो ये पद्मा ही आगे जाती है जब जमुना से मिलती है। तो लेकिन जब बाएं साइड से एक मेघना नदी आकर मिलती है तब यह मेघना हो जाती है। और ये बांग्लादेश है हमारे भारत की भूमि से सबसे ज़्यादा सटा हुआ है, लगभग 4096 किलोमीटर से सटा हुआ है। और इसका जो त्रिपुरा है वह 3 तरफ भूमि से इससे घिरा हुआ है। और बांग्लादेश में और बांग्लादेश से सटा हुआ भारतीय राज्य की बात करेंगे तो 5 है। पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, उससे सटा हुआ है। और बांग्लादेश के साथ में 3 तरह के विवाद है, जैसे कि तीस्ता नदी विवाद है और फड़क थी है तीस्ता नदी विवाद है। इसके अलावा तीस्ता नदी के साथ साथ फरक्का बैराज भी इसका विवाद का ही कारण है। न्यू मूर द्वीप जो बन गया है बंगाल की खाड़ी में ही वो उससे भी बांग्लादेश के साथ ही विवाद ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद का संस्थापक जो था वो निजाम को माना जाता है और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको मिलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उसी तरह से एक जूनागढ़ भी था जो कि भारत में नहीं प्रवेश करना चाहता था, उसको जनवा संग्रह के आधार पर किया गया था। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर उसको सम्मिलित कर लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्राचीन नाम कौन सा था। तो जय संहिता था। महाभारत का रचयिता कौन है। तो वेद व्यास है। और जो कि वेद व्यास है। रामायण के जो है वो वाल्मीकि है। जबकि रामचरितमानस के कौन है। तो तुलसीदास है। यह हिंदू धर्म का 12 महाकाव्य है। महाभारत और रामायण ये 2 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और इसके 2 उपवेद होते हैं, ऐत्रेय और कौशिकी होते हैं। सबसे बाद का अगर वेद कहेंगे तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में बहुत सारे जादू टोना मंत्र तंत्र वगैरह का सामाजिक व्यवस्था वगैरह के बारे में इसमें जानकारी हमें मिलती है। जबकि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या हमको मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10,462 जो है इसमें ऋचाएँ बताया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवता सोम को समर्पित है। गायत्री मंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको। तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। तो राष्ट्रपति को देते हैं। अगर यही क्वेश्चन उपराष्ट्रपति को घुमा दिया जाए कि राज्यसभा का सभापति किसका अपना त्याग पत्र देता है तो जल्दीबाजी में आप उपसभापति को लगा देंगे। जबकि जो सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति ही होता है राज्यसभा का, और ये सीधे राष्ट्रपति को ही अपना देखता है। जबकि लोकसभा का अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है। राष्ट्रपति का महाभियोग की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का महाभियोग 61 में दिया गया है और 72 में क्षमादान की शक्ति है। और उपराष्ट्रपति को है जो वेतन मिलता है वह उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलती है, बल्कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उसके लेकर इनको मिलती है। और राष्ट्रपति का जो ट्रिक है वो पकानी कोका दुयो दशम वह 52 से शुरू होकर 61 तक अनुच्छेद में आता है। जबकि उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद है वह 63 से शुरू होता है। उसरा निका चूस उपराष्ट्रपति से होता है। उसी तरह से अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति अध्यादेश 123 अनुच्छेद के तहत जारी करता है। और क्षमादान बताइए भी कि आपको 315 अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना करता है। और राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। जबकि राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति का जो पद है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि राज्यपाल का अगर पद बात करेगा तो राज्यपाल कनाडा से लिया गया है।
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये हजामती दर्पण हो गया गाड़ी का, और मतलब हेडलाइट वगैरह हो गया, सर्च लाइट वगैरह हो गया, इस सब में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रोगियों को कान, नाक, मुंह ये सब देखने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण होता है वह साथ गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह अगर बात करेंगे दर्पण में, तो दर्पण में जैसे अवतल दर्पण हो गया, तो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि सिर्फ उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनते हैं। काल्पनिक मतलब वो आभासी बनते हैं, और जो भी काल्पनिक आभासी होते हैं वह सीधा ही प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल दर्पण में मतलब सीधा और उल्टा दोनों ही बनता है। उसी तरह से अगर हम वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से काफ़ी छोटा बनता है। उसी तरह फिर उसके बाद दूसरा जो स्थिति होती है, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। और जब वही प्रतिबिंब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर सी पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर साइज का बनता है। और फिर नेक्स्ट उसको वस्तु का अगर हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है। जब वही अगर हम वस्तु को फोकस पे रख देते हैं एफ पे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा बनता है। और जब वस्तु को फोकस और ध्रुव यानी कि पी पोल के बीच में रखते हैं तो वही प्रतिबिंब जो होता है ना, वो काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, और दर्पण के वह पीछे बनता है। यही वह स्थिति होती है जब हजामती दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडे थे, ये रामतनु पांडे थे। जबकि एक रामचंद्र पांडुरंग है, जो किनका नाम था? तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। जबकि ये तानसेन है जो अकबर के दरबार में रहते थे, इन कंठाभरण विलास की उपाधि इनको मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो का मंदिर कितने वर्ष पुराना है? तो 1000 साल पुराना है। हालांकि 1000 साल पुराना है और यह मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। नेक्स्ट, हाथी गुम्फा जो है अभिलेख वह उड़ीसा राज्य में है, जिसे कलिंग राज के खारवेल ने बनाया हुआ था। तो कलिंग की राजधानी जो तोसली हुआ करते थे वह कलिंग उड़ीसा क्षेत्र में ही पड़ता है, और ये उड़ीसा के तट को उत्कल के तट के नाम से भी जाना जाता है। जो पूर्वी जो तट का सबसे ऊंचा चोटी है महेंद्रगिरी, वह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ही सीमा बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें से, गोकक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है, और ये जो बेलगावी जो है ये बेलगाव गांधी जी एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन यही बेलगाव में ही कर्नाटक में किए थे 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे ही पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो ये अम्लीय वर्षा कहलाती है, और जब ये अम्लीय वर्षा जब गिरती है तो संक्रमण वगैरह का नुकसान पहुंचाती है, और इसीलिए शायद सब जब पहुंचाती है इसलिए जो ताजमहल के आसपास की जो भी फैक्ट्री वगैरह थी तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादातर निकलती थी, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गाड़ियों के धुआं वगैरह से, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया फैक्ट्रियों के आसपास से, क्योंकि अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा के लिए याद रखना है कि पीएच मान 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा होती है। जैसे वो मिट्टी पर गिरती है तो अम्लीय मिट्टी के पीएच मान कितनी होती है? तो 6.5। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक सिंपल सा ट्रिक है, जैसे 5.6 वर्षा हो गया तो 6.5 उसको पलट दीजिए तो मिट्टी की अम्लीयता का मान निकल जाता है। और अम्ल जो होता है ना वह नीले लिटमस पत्र को लाल में, जैसे जो लिटमस पत्र होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला में परिवर्तित कर देता है। और अम्लीयता का जो मान होता है ना वो 0 से लेकर 7 से अगर कम होता है तो उसे अम्ल माना जाता है, और 7 से अधिक होता है उसे तो क्षार माना जाता है। 7 वाले को क्या कहा जाता है? उदासीन होता है। जैसे नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, और शराब का 2.4 होता है। सिरका एसिटिक अम्ल का उसका 1 से 2 उसका पीएच मान होता है, जिसे HCl कहते हैं। और उसी तरह से मूत्र का होता है वह 6 होता है, और दूध का 6.4 होता है, जबकि लार का 6.5 होता है, और खून का 7.4 होता है, और समुद्र के पानी का 8.4 उसका मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पर्ल एस बक है। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज़ बताना चाहते हैं, जब सल्फर डाइऑक्साइड होता है या जल के साथ जब संयोग करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण करता है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जब ये जल के साथ संयोग करता है तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है HNO3 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सा है? तो वह पृथ्वी है। जो पृथ्वी है जो 1988 में छोड़ा गया था। उसके बाद अग्नि जो था, अग्नि और त्रिशूल 1989 में छोड़ा गया था। नाग जो है वह 90 में छोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान कौन सा था? तो जलालुद्दीन अकबर ही था। सबसे ज़्यादा इसने सामाजिक सुधार किया था। अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल है। और जबकि आईने अकबरी कहेगा तो उसने किसने लिखा है? तो अबुल फजल ही लिखा है। लेकिन वो अकबर के बारे में ना लिख के अपने खुद के स्वयं के बारे में आईने अकबरी में चर्चा इसमें देखने को मिलता है। अकबर जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य जो सूर्यवंश का शासक था उसके बीच में हुआ था। और अकबर जो मतलब पढ़ा लिखा उतना नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा योग्य हुआ कि किसके दरबार में नवरत्न रहते थे। उसी तरह से अब बात करते हैं अगर अकबर की, तो अकबर ने दास प्रथा का अंत और हड़म दल से मुक्ति 1562 में हुआ था। तीर्थ यात्रा कर 1563 में हुआ था और जजिया कर 1564 में हो गया था। उसी पर फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किया था। इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुआ था और सभी लोगों को इबादत खाने में आने की अनुमति 78 में हुआ था। मजहर की घोषणा 1579 में और दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में और इलाही कैलेंडर यानी कि संवत इलाही कैलेंडर 1583 में इसने स्थापित किया हुआ था। तो ये इलाही कैलेंडर हो गया 1583 में। उसी पर हर्ष एगो है हिजरी संवत भी आता है कैलेंडर, वह 622 ईस्वी में। और 622 ईस्वी हिजरी संवत कोई हर्ष कैलेंडर है। जब हर्षवर्धन ने गद्दी पर बैठा था 606 ईस्वी में, उसी वर्ष उसने चालू किया हुआ था। गुप्त संवत 319 से 320 चलता है। शक संवत 78 ईस्वी में, जबकि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि अकबर से संबंधित है। अकबर इसने मतलब हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप से लड़ा हुआ था, इसने जीत गया था। और अकबर को महान शासक के रूप में इसने जाना जाता है। अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। हालांकि अभी वर्तमान अनुसूचित बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 है। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था और उसके बाद में फिर 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। तो 14 6 कितने हुए? 20 हुए। लेकिन वर्तमान में भी घट कर कितने हो गए हैं? तो 12 हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अकबर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का राजस्व मंत्री कौन सा था? तो टोडरमल मतलब था। इसके दरबार में बहुत सारे मंत्री जैसे टोडरमल हो गए, तानसेन हो गए, अबुल फजल हो गया और उसके बाद उसका बड़ा भाई जो था वो फैजी हो गया। इस तरह से मुल्ला दो प्याजा था, उसमें प्याज खाने का काफ़ी शौकीन था। जबकि ये सब नवरत्न इसके दरबार में रहते थे। और एक और थे लोग जिन्होंने जो संस्कृत के नवरत्न काल हुआ करते थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है। सबसे महान शासक में वहाँ थे कालिदास ही थे, संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान थे। ये देखते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 है, जबकि ये ध्रुवीय व्यास है। और जबकि विषुवतीय व्यास 12,756 है और दोनों के बीच का मतलब अंतर 43 किलोमीटर होता है। और अगर बात करेंगे तो पृथ्वी है जो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे का जो निष्कर्षण होता है वह हेमेटाइट अयस्क होता है। हेमेटाइट जो होता है इसका Fe2O3 होता है, जबकि मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। ध्यान रहे हेमेटाइट Fe2O3 यानी कि मतलब जो लोहा होते हैं वह 2 होते हैं, ऑक्सीजन 3 होते हैं। जबकि मैग्नेटाइट में लोहा 3 होते हैं और ऑक्सीजन 4 होता है। उसी तरह से इसका मतलब सीडेराइट भी है FeCO3 होता है। इसका लिमोनाइट भी इसी का लोहा का ही अयस्क है। जो मैग्नेटाइट हमने बोला, जो मैग्नेट जो होता है ना चुंबक, वही Fe3O4 उसी से ही होता है, बनता है इसका। अगर लोहा का जंग लग जाने से इसका क्या होता है? उसका भार में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, क्योंकि लोहा ऑक्सीजन के साथ संयोग करके उसका ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। आइए आगे बात करते हैं। अगर हालांकि शरीर में अगर देखा जाए तो आयरन में क्या होता है? खून में वो हीमोग्लोबिन के मात्रा में उसमें क्या होता है? लोहा होता है। लोहा की अगर कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाती है और अगर अधिकता हो जाती है तो लौहमयता रोग हो जाती है। जैसे अफ्रीका का बाटू जनजाति लोग वह मग जो होता है ना, वो जब बियर वगैरह पीने के लोग यूज करता है मादक पदार्थ का, तो उसमें उसकी वजह से आयरन के शरीर में ज़्यादा चल जाता है, इसलिए लौहमयता रोग हो जाती है, जिन्हें सिरोसिस कहते हैं। जबकि एल्कोहल की अधिकता से क्या होती है? तो सिरोसिस हो जाती है। उसी तरह से कॉपर की अधिकता से क्या होती है? तो विल्सन रोग हो जाता है। और पारा पीने से मीना माता रोग हो जाती है। जबकि के बुल्लू बेबी एक सिंड्रोम भी रोग होता है, जो कि नाइट्रेट की अधिकता से होती है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है सबसे मतलब बड़ा बंदरगाह के रूप में देखा जाए। और गहरा बंदरगाह के देखा जाए तो विशाखापट्टनम है सबसे बड़ा। और मुंबई के आसपास में एक नहावा सुहा जिन्हें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, वो भी वहाँ पे स्थित है। और ये जो मुंबई वगैरह हो गया, ये मुंबई हो गया, कांडला हो गया, ये सब पश्चिमी तट पे स्थित है। जबकि पूर्वी तट पर देखा जाए तो कोलकाता हो गया, तूतीकोरिन हो गया और उड़ीसा वाला तट वाला क्षेत्र पर भी है बहुत सारा यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने किया हुआ था? तो A.G. टॉन्सले ने पारिस्थितिकी शब्द के लिए प्रयोग पारिस्थितिकी तो A.G. टॉन्सले ने किया होता है। जबकि पारिस्थितिकी का किसने किया होता है? रिटर ने होता है। पारिस्थितिकी दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होते हैं और एक अजैविक घटक होते हैं। तो जो जैविक घटक होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, एक उत्पादक होते हैं, एक उपभोक्ता होता है, एक अपघटक होता है। तो उत्पादक में 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं उसमें से। तो और उत्पादक में 3 तरह के नहीं बल्कि उपभोक्ता 3 तरह के होते हैं। उत्पादक में कौन से हो गए थे? हरा पेड़ पौधे वगैरह, ये सब क्या है? सूर्य की किरण से प्रकाश संश्लेषण करके अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, ये सभी क्या हो गया? उत्पादक हो गए। जबकि उपभोक्ता की अगर बात करेंगे तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता। जो उत्पादक का जो खाते हैं वह प्राथमिक, वह उपभोक्ता कहलाते हैं। जो प्राथमिक को खाते हैं तो वह द्वितीय कहलाते हैं, द्वितीय के जो खाते हैं वह तृतीय ही कहलाते हैं। और अपघटक जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह ये सब हो गया, वो कवक वगैरह सब अपघटक के रूप में जाने जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 बैंकों का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को फिर से वापस ये क्वेश्चन आ गया है। और जबकि 6 और बैंकों का रजिस्ट्रेशन हुआ था 1980 में, तो टोटल 20 हो गए। और अभी वर्तमान में कितने हैं? तो टोटल 12 गो अनुसूचित बैंकों की संख्या है। यह संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर 16 मई 1946 को हुआ था। और कैबिनेट मिशन ही इसने संविधान को समर्पित किया था। तो कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति हुआ करते थे, एक पैट्रिक लॉरेंस था और स्टोफर्ड क्रिप्स था, एगो अलेक्जेंडर था। ये तीनों थे। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है, पहले भी बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि किस में मापी जाती है? तो ध्वनि को डेसिबल में मापी जाती है। जबकि ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्घ्य तरंग है। जबकि प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्घ्य कहने का मतलब जो सरल, सघन और विरल के रूप में गमन करते हैं उन्हें ही अनुदैर्घ्य कहा जाता है। और जो अनुप्रस्थ उन्हें कहते हैं जो श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करता है उसे अनुप्रस्थ कहते हैं। जबकि ध्वनि में एक ध्रुवण की घटना नहीं पाई जाती है, बाकी सभी तरह की इसमें होती है। ध्वनि की जो है चाल, जैसे तापमान बढ़ने के साथ साथ इसका ध्वनि का चाल भी बढ़ जाता है, उसी तरह से आर्द्रता बढ़ने पर भी ध्वनि का चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी का जो है ये गुजरात में पड़ता है। हालांकि ये गांधी जी का बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं था, जैसे मेरे सपनों के भारत था, इंडियन ओपिनियन था, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सब इनका पत्रिकाएं था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। जबकि एक और पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ, जैसे ही बोला गया अनट्रूथ, तो माइकल एंडरसन ने उसने लिखा हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त हुआ था। यही गुप्त जो था संस्कृत का स्वर्ण काल कहा जाता है, श्री गुप्त था। और गुप्त का वंश का ही जो अन्य शासक हुए थे, जो हाल हुए थे स्कंदगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापित किया हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश के मुद्रा का नाम क्या है? टका है और इसकी राजधानी ढाका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनेबार पारा का इसके पारा मतलब HES होता है, पारा पीने से मीना माता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने ही दिए थे। कब दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 8 अगस्त 1942 को। जबकि 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बहुत सारे नेताओं को बंदी बना लिया गया था, जैसे कि गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और जो सरोजिनी नायडू थी, इनको पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। और अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में और जवाहरलाल नेहरू को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। और जयप्रकाश, जबकि वहाँ पे वो उन्होंने दीपावली की रात से वहाँ से भाग निकले थे नेपाल, और आज़ाद दस्ता का गठन उन्होंने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि उसी तरह भारत छोड़ो आंदोलन का जो हेतु था, ये करो या मरो का नारा, वो मेहर यूसुफ अली की ही देन मानी जाती है, जबकि ज़्यादातर फेमस गांधी जी की वजह से हुआ था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बन गई थी। हालांकि इसने कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसको अथी किया हुआ था, क्योंकि घोषणा किया था 1911 में, 12 में बनकर तैयार हो गया था दिल्ली में उसकी राजधानी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटाव ही है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाती है? तो पेडोलॉजी कहलाती है।
मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाती है, जबकि मिट्टियाँ भारत में 8 तरह की है, लेकिन मुख्य रूप से 4 मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है, 2 नंबर पे है, और लाल मिट्टी है 3 नंबर पे, काली मिट्टी है, चौथा नंबर पे लेटराइट मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलेबीड का भव्य मंदिर होयसलाव द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। चाय के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच से गुजरने पर प्रकाश की बैंगनी रंग की गति सबसे धीमी होती है, जबकि लाल रंग की गति सबसे अधिक होती है, क्योंकि लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है 7800 एंगस्ट्रॉम, बैगनी का होता है 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। तो बैगनी रंग का क्या होता है कि विचलन सबसे ज़्यादा होती है, जबकि लाल रंग का तरंग का विचलन सबसे कम ही होता है। जबकि ये कांच से जब प्रिज्म से गुजरती है तो उसे बैगनी या पिनाला कहा जाता है, यानी कि भिग्योर का निर्माण होता है।